वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि डीआरआर क्या होता है, डीआरआई क्या होता है, कैसे मेंटेन होता है, कब मेंटेन होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, और ये चीज़ स्पेसिफिकली आपकी बुक में नहीं दी गई है। बुक्स में सिर्फ आपको थ्योरी दी गई है जो हमने डिस्कस किया और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ओके। लेकिन वो न्यूमेरिकल्स काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो कब हमें डीआरआई मेंटेन करना है, कब डीआरआर मेंटेन करना है, किस अमाउंट से करना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्पेसिफिकली अलग से बुक में नहीं दी गई हैं, जिसको कि आज मैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको इसके पीछे के रीजंस और लॉजिक समझ में आएंगे। और अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रिडेम्पशन पर आएगा उसके पीछे का लॉजिक आप समझ पाएंगे और उसे सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अब हमने थ्योरी तो डिस्कस कर ली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। अब बात आती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज आपकी बुक में इस तरीके से दी गई हैं कि फाइनेंशियल ईयर को बाइफरकेट कर रखा है, फाइनेंशियल ईयर को डिवाइड कर रखा है और उसके बेसिस पे उन्होंने एंट्रीज को एक्सप्लेन कर रखा है। लाइक प्रीवियस ईयर में क्या एंट्री बननी चाहिए, प्रीवियस रिडेम्पशन के प्रीवियस ईयर में क्या एंट्री बननी चाहिए, रिडेम्पशन के ईयर में कौन सी एंट्री बननी चाहिए, ओके। सो हम इसको यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हम कंसिडर करते हैं रिडेम्पशन के टाइम को, ठीक है। रिडेम्पशन के टाइम इन द सेंस कि फाइनेंशियल ईयर को डिस्कस ना करते हुए सिंपली हम कुछ वर्ड्स को लेके डिस्कस करेंगे, ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो और आपको जल्दी से समझ में आ जाए, क्लियर। तो जब भी हम रिडेम्पशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स? एट द टाइम ऑफ इशू, जब डिबेंचर्स को कंपनी इशू करती है तो किस कंडीशंस पे इशू करती है, ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वो 6 केसेस जो मैंने आपको बताए थे, क्लियर। तो आपको ये देखना है कि आउट ऑफ दो 6 केसेस कौन से केस में, किस तरीके से, किस केस में कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है, तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो पहला पार्ट हमने देख लिया कि एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स हमें 2-3 जो भी एंट्रीज होती हैं वो हम पास करते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड बाइफरकेशन कहाँ आता है, सेकेंड पार्ट हमारा कहाँ आता है? बिफोर रिडेम्पशन। जर्नल एंट्रीज हम वो पास करते हैं जो रिडेम्पशन के पहले आती हैं। अब रिडेम्पशन के पहले सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्रीज आती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से, डीआरआर से, एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, डीआरआई से, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमने इशू वाली एंट्रीज तो कर ली। अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि किस साल में रिडेम्पशन हो रहा है, किस साल में कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है। आपको पता चल गया इस साल में कर रही है, तो उसके प्रीवियस ईयर में आपको डीआरआर की एंट्री करनी है और डीआरआई की भी एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया, जो कि होता है बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपको कौन सी 2 एंट्रीज पास करनी है। थर्ड एंड फाइनल पार्ट होता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन या जर्नल एंट्रीज विच आर पास्ड ऑन द रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन के दौरान कौन सी एंट्रीज पास होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमने इसके प्रीवियस ईयर में, इसके पहले वाले साल में या रिडेम्पशन के पहले डीआरआई की एंट्री पास करी। अब अगर डीआरआई की एंट्री प्रीवियस ईयर में हमने पास करी तो वो रिडेम्पशन के दौरान, जिस ईयर में रिडेम्पशन हो रहा है उस टाइम या ऑन द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हम उस इन्वेस्टमेंट को इनकैश करेंगे। यही हमने सीखा है, यही हमने जर्नल एंट्रीज सीखी हैं। तो डीआरआई बना है तो इनकैश भी होगा, क्लियर।
तो अगर इस साल में इन कैश हो रहा है तो ऑब्वियसली आपने पिछले साल में उसको बनाया होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली आपको क्या ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि किस साल में रिडेम्पशन हो रहा है। जिस साल में रिडेम्पशन होगा उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में आप क्या करेंगे, डीआरआर और डीआरआई की एंट्री पास करेंगे एंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन उस इन्वेस्टमेंट को इनकैश करेंगे। तो हमारी एंट्री आएगी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआई अकाउंट। और किस तरीके से रिडीम हो रहा है, इनिशियल किस कंडीशन पे इशू हो रहा था, ठीक है। जिस भी कंडीशन पे डिबेंचर्स इशू हो रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम रिडेम्पशन के वक्त डिबेंचर्स की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन के दौरान कौन सी एंट्रीज आ गई, एक तो इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने की, ठीक है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआई अकाउंट। फिर रिडेम्पशन की 2 एंट्रीज आएंगी, ठीक है, जिसमें हम डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स एंड देन डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, ठीक है। ये एंट्री डिपेंड करेगी कि किस कंडीशन पे इनिशियल डिवेंचर्स इश्यू हैं, डिस्काउंट पे हैं, प्रीमियम पे हैं, वट एवर इज द कंडीशन। प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है तो आप अकॉर्डिंगली वो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ये एंट्रीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, क्लियर। और आखिरी में रिडेम्पशन के बाद की जो 2 एंट्रीज हैं उसके बाद आखिरी में कौन सी एंट्री आएगी, जब हम डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सो वो एंट्री होगी डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये पार्ट क्लियर हो गया आपको। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसको सम अप कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर रिडेम्पशन पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप देखेंगे कौन से ईयर में रिडीम कर रही है कंपनी डिबेंचर्स को, और फिर हम जर्नल एंट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एट द टाइम ऑफ इशू आपको वो एंट्रीज पास करनी है, 2 या 3 एंट्रीज होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। देन बिफोर रिडेम्पशन ऑलवेज 2 एंट्रीज होंगी, डीआरआर की और एक डीआरआई की। एंड ऑन द रिडेम्पशन या एट द टाइम ऑफ द रिडेम्पशन आप इन्वेस्टमेंट को इनकैश करेंगे, उसकी एंट्री आएगी। 2 एंट्रीज रिडेम्पशन की आएंगी और आखिरी की एंट्री डीआरआर को जब हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, दैट विल बी डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। सो आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चंस, आप एक क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन पास दी जर्नल एंट्रीज। आई एम वेरी श्योर कि अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग एनीवेयर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो है रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। वैसे तो 4 मेथड्स होते हैं लेकिन एज पर योर सिलेबस हम अभी फिलहाल 2 ही मेथड्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में जो आखिरी के 2 मेथड्स हैं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्लियर। सो बेसिकली योर सिलेबस इज कवरिंग ओनली 2 मेथड्स, दैट इज फर्स्ट इज लम्प सम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। तो कंपनी या तो सपोज 10 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स ले रखे हैं, तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, मेच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स की है, तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स सपोज 1 करोड़ के ले रखे हैं डिबेंचर्स, तो 10 ईयर्स खत्म होते होते 1 करोड़ पे ऑफ कर देगी, रिडीम कर देगी, लमसम अमाउंट वापस कर दिया। नहीं तो इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे भी डिबेंचर्स को कंपनी रिडीम करती है, क्लियर। सपोज 2015 में इशू करे एंड 20 में फाइनल रिडीम कर रही है, तो इन 5 साल के दौरान किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स पे कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सो बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में अगर इंस्टॉलमेंट्स पे आ गया तो थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन अगर आप के माइंड में ये सारी चीजें सेटल्ड हैं, आपको पता है किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है कंपनी इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है, तो बेसिकली 2 तरीके के ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन 2 तरीके के क्वेश्चंस को बाइफरकेट कर लें 2 डिफरेंट क्लासेस में या 2 डिफरेंट टाइप्स में, कैटेगरीज में, तो पहला होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट और दूसरा होगा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अगर रिडेम्पशन का क्वेश्चन आता है तो या तो क्वेश्चन में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स
का अमाउंट दे रखा होगा कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी रिडीम कर रही है डिबेंचर्स को, ठीक है। या एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट तो दिया है, फिगर्स दिए हैं, लेकिन अनइक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं तो सपोज अगर क्वेश्चन में 10 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करती है कंपनी इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और टाइम पीरियड दे रखा है 2015 से 2020 तक, तो अगर हम इन 10 लाख डिबेंचर्स को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो पर ईयर में कितने अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम कर रही है कंपनी? 2 लाख के। क्लियर? तो 15 में 2 लाख के करे, 16 में 2 लाख के, 17, 18, 19, 20। क्लियर? आपको ये क्लियर हो गया कि भाई 15 में इशू करें, 20 में रिडीम कर रही है और इस दौरान इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे रिडीम हो रहा है। तो अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन सबसे इजी हो जाता है इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट में। क्लियर? तो इसमें हमें क्या दो चीजें जरूरी हैं जो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो डीआरआई से रिलेटेड एंट्रीज होंगी, डीआरआई की 2 ही एंट्री होती है, डीआरआई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआई। जब एक होता है जब क्रिएट होता है और नेक्स्ट दूसरी होती है जब इन कैश होता है। क्लियर? सो डीआरआई से रिलेटेड जो भी 2 एंट्रीज हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डीआरआई इज मेंटेन्ड एट द बिगिनिंग एंड इनकैश्ड इन द लास्ट ईयर। ठीक है? डीआरआई अब 2015 में क्रिएट करेंगे, उसकी एंट्री 2015 में आएगी और सीधे फिर लास्ट में जब उसको इनकैश करने की बारी आएगी उसकी एंट्री हम करेंगे 2020 में। ठीक है? इनकैश हम 16 में नहीं करेंगे, 17 में नहीं करेंगे, 18, 19, 20 में नहीं, सीधे 20 में करेंगे। क्लियर? लास्ट ईयर में। तो हमें बेसिकली जब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 ही चीजें याद रखनी है, कब इशू हो रहे हैं, कब रिडीम हो रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि डीआरआई सिर्फ आपको एक बार क्रिएट करना और आखिरी में लास्ट टाइम उसकी एंट्री जब वो इनकैश होगा तो लास्ट ईयर में उसकी इनकैश की एंट्री दिखानी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि डीआरआर इज ट्रांसफर्ड एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व। ठीक है? ये तो शुरू में आपने बना लिया और लास्ट में इनकैश कर लिया, ये तो बहुत आसान है। और डीआरआर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी ईयर वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो डीआरआर का जो भी अमाउंट है वो एवरी ईयर इट शुड बी ट्रांसफर्ड एंड द अकाउंट इज क्लोज्ड ऑफ। ठीक है? उस साल का डीआरआर का जो अमाउंट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे और उस साल का डीआरआर का जो अकाउंट है वो क्लोज ऑफ करेंगे। इसलिए हर साल जरूरी होता है कि डीआरआर के अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम डीआरआई को एक पहली बार में क्यों क्रिएट कर रहे हैं, व्हाई इट इज क्रिएटेड एट द बिगिनिंग एंड व्हाई इट इज इनकैश्ड इन द लास्ट ईयर। इसको हर साल इनकैश क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि इट इज वेरी सिंपल। आपको ये चेक करना है कि इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का, तो जहां पे बात आ रही है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की वहां पे डीआरआई सिर्फ एक बार बनेगा और वो डीआरआई हम हर साल इनकैश नहीं करेंगे, वो कंपनी सेव कर लेती है और आखिरी के लास्ट ईयर में उसको इनकैश करती है। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ऐसे कुछ रीजंस हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जो आपकी बुक में नहीं दे रखे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इस तरीके की कैलकुलेशंस हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। ठीक है? तो ये तो हमने बात करी कि जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स के भी 2 तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर? अगर बात हो रही है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स तो एक तो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा सपोज ये 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है? 15 के, 16 के, 17 के एंड 18 के ये ईयर दे रखा है। क्लियर? 15 में डिबेंचर्स रिडीम हुए 6000 के, 16 में हुए 7000 के, फिर 17 में 7000 के और 18 में 10,000 के। क्लियर? मीन्स कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस में 2 इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट सेम होगा, ये याद रखना आपको। यहाँ पे सारी इंस्टॉलमेंट्स एक जैसी थी, यहाँ पे कोई ना कोई 2 इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट सेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में डीआरआई विल बी मेंटेन्ड ऑफ द ईयर 15, 16
एंड 18, यानी कि 15, 16 एंड 18 एंड इनकैश्ड इन द लास्ट ईयर 2018। अब आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, 17 में हम क्यों नहीं DRI मेंटेन कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स इसके पीछे का ये लॉजिक है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो जस्ट थिंक, और मुझे पता है इतना टाइम नहीं होता टू थिंक एंड देन टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या एक दो चीजें हैं जो दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि भाई यहाँ पे दो इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हैं, तो हमें ये देखना है कि DRI कौन से ईयर में हम मेंटेन कर सकते हैं। DRI को क्रिएट करना है, देन इनकैश करना है, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस कि इन विच ईयर वी हैव टू मेंटेन DRI। अब आपको ये पता है कि जिस साल में डिबेंचर्स रिडीम होते हैं उसके एक साल पहले DRI क्रिएट करते हैं और उस साल इनकैश करते हैं। ये बात तो क्लियर है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अगर हम इसके पीछे का रीजन या लॉजिक देखें तो क्या हमें पता चलता है कि भाई 15 में हमें DRI बनाना है। तो 15 में DRI क्यों बनाना है? क्योंकि 15 से डिबेंचर्स रिडीम कर रही है कंपनी। हमने यही डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको देखना है कौन से ईयर में रिडेम्पशन हो रहा है, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहली बात हमने देख ली 15 से रिडीम हो रहा है। अब आपको पता है DRI भी बनाना है, तो DRI 2014 में बनेगा, 2014 की 30 अप्रैल को बनेगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एक साल पहले हमने DRI क्रिएट कर लिया, ठीक है, 2015 का 2014 में हो गया। इज इट क्लियर? अब 2016 में भी 7,000 के डिबेंचर्स हो रहे हैं रिडीम, क्लियर। तो हमें पता है जब 16 में 7,000 के डिबेंचर्स हो रहे हैं तो ये इसका भी DRI बनेगा, 15 में बनेगा। तो 15 का 14 में बन गया और 16 का 15 में बन गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। 17 का इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी 7,000 का DRI 16 में बन चुका है। तो इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा। अब समझ में आया क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट थी, जो अमाउंट पे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे थे वो 17 में सेम थी। 17 में डिफरेंट होती तो DRI बनता, ठीक है। तो आपको इस तरीके से, अगर आप रीजन लॉजिक नहीं ध्यान रख सकते तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये अमाउंट सेम है, इसलिए 17 का DRI 16 में हमने नहीं बनाया। दिस इज क्लियर। नाउ 18 में फिर ये अमाउंट डिफरेंट हो गया, फिर 10,000 के डिबेंचर्स रिडीम करे, तो अब 18 का DRI बनेगा 17 में, ठीक है। तो 18 का जब हमने DRI 17 में बनाया तो अब आपको पता चल गया कि इन 3 साल के DRI हमें मेंटेन करना है। यहां तो हमने सिर्फ शुरू में किया, क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स इक्वल थे। देखो वही बात आ गई, यहां पे भी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थे तो एक ही टाइम बना, ऐसे याद करना है, ठीक है। यहाँ पे पांचों साल के इंस्टॉलमेंट इक्वल थे तो पहले साल में बना, आखिरी साल में इनकैश हो गया, ठीक है। इसी को पकड़ के अगर यहाँ हम लॉजिक लगाते हैं तो भाई ये दोनों भी तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली 17 में नहीं बनेगा, हमने 16 का बनाया और फिर सीधे 18 का बनाया। अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक्स में नहीं मेंशन है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स हैं और ये एग्जाम्स में भी आया है, ठीक है। तो आप हर चीज को याद नहीं कर सकते, बिकॉज अकाउंट्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो हर चीज को मगअप करना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, कभी कभी यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स ऑल्सो, ठीक है। और इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मेरे वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आई एम वेरी श्योर आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर अच्छा लगने लगेगा और कंफ्यूजन कम होगा और इनकैश होगा लास्ट ईयर में 18 में। तो 18 में जब इनकैश होगा DRI तो हम फाइनल जो DRI की अमाउंट हमने यहाँ बना रखी थी उसके अकॉर्डिंग जब हम इनकैश करेंगे तो वो हम सारी उसको प्लस कर देंगे, सारे अमाउंट्स को प्लस करके एक आखिरी में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू DRI करके जो अमाउंट आएगी वो हम वहां शो करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, DRI की तो हमने यहाँ बात कर ली, DRR की बात करते हैं। तो ये
सेम होगा जो यहाँ हो रहा था। यहाँ पे भी हर साल जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके डीआरआर अकाउंट को हम क्लोज ऑफ कर रहे थे, यहाँ पे भी वही चीज होगी। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि डीआरआर तो दोनों केस में हर साल बन रहा है, वो तो मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हर साल हो रहा है। क्लियर। और अगर डीआरआई की बात करें तो हमें ये देखना है कि अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स कौन कौन से ईयर में दे रखे हैं। जहां अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स दे रखे होंगे वो साल देखना है, उसके प्रीवियस ईयर में आपको डीआरआई मेंटेन करना है। ये क्लियर हो गया। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं कि जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बारी आती है और कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको 3 साल दिए और तीनों साल में अनइक्वल अमाउंट्स दिए डिबेंचर्स की इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डीआरआई विल बी मेंटेन्ड फॉर द ईयर 2018 एंड 20, 18 एंड 20। यहाँ 19 पे डीआरआई नहीं क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी लॉजिक है। क्लियर। उसके पीछे क्या रीजन है कि आपको पता है, सबसे पहले आपने ये देख लिया कि रिडेम्पशन का क्वेश्चन है और कौन से ईयर में रिडीम कर रही है कंपनी। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। 2018 में रिडीम कर रही है तो हमें पता है डीआरआई की हमें एंट्री प्रीवियस ईयर में करनी है। ठीक है, तो उस साल हम एनकैशमेंट की एंट्री करेंगे 18 में। ठीक है, तो हमने 17 में डीआरआई क्रिएट कर लिया और 18 में एनकैश कर लिया। ठीक है, अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर 18 में कोई कंपनी अपना डीआरआई का इन्वेस्टमेंट इनकैश कर रही है तो उस साल वो 19 का डीआरआई तो मेंटेन नहीं करेगी। ये बात आप ध्यान से सुनिए और इसे समझिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो भाई एक जाहिर सी बात है, आप ये पूछ सकते हो कि मैम 19 का भी तो 18 में बनेगा। 19 का जो डीआरआई है वो 18 में क्रिएट होगा, 19 में इनकैश हो जाएगा। सिंपल बात ये होती है। लेकिन यहाँ आप कंफ्यूजन क्या है कि भाई 18 का तो पहले बन गया, 17 में बन गया, 18 में हम उसको इनकैश कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआई। ये एंट्री ध्यान रखो, ये 18 में बन रही है। ठीक है, अब 19 की भी अगर 19 का डीआरआई हम 18 में बनाएंगे तो सोचने वाली बात यह है कि जब 18 में इनकैशमेंट की एंट्री हम बना चुके हैं, ठीक है, तो 19 का जो डीआरआई है वो 18 में हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे एनालाइज करना है हर क्वेश्चन को। अगर एक साल में इनकैशमेंट की एंट्री आ रही है, इन्वेस्टमेंट को कंपनी इनकैश कर रही है, तो उस साल में डीआरआई मेंटेन नेक्स्ट ईयर का आप नहीं करोगे, इसलिए 2019 का हम क्रिएट नहीं करेंगे। उसके पीछे ये रीजन है। क्लियर हो गया? तो 18 का बन गया और 17 में बन गया, 18 में इनकैश हो गया। क्योंकि 18 में इनकैश हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो 19 की जो डीआरआई की एंट्री वो 18 में नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर डीआरआई की कोई एंट्री नहीं 19 की नहीं बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है 19 में कोई इनकैश भी नहीं होगा, कोई इनकैश की एंट्री होगी भी नहीं। ठीक है, अब लास्ट में आ जाइए 20 में। अब 20 में हो रहा है तो ऑब्वियसली 19 में होगा। भाई 19 में इनकैशमेंट की तो कोई एंट्री आई नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्लियर हुआ कुछ? 19 में इनकैश की आपने कोई एंट्री करी नहीं, तो 20 का आप डीआरआई यहाँ क्रिएट कर सकते हो, करेंगे ही, प्रीवियस ईयर में करते हैं, और इस प्रीवियस ईयर में कोई इनकैशमेंट की एंट्री नहीं है, ये देखना है। ठीक है, तो 20 की एंट्री आप डीआरआई की को क्रिएट आपने 19 में करा और 20 को उस इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर लिया, तो 20 में इनकैश की एंट्री आएगी, दैट इज बैंक अकाउंट टू डीआरआई अकाउंट। क्लियर? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि डीआरआई विल बी मेंटेन फॉर द ईयर 18 एंड 20। 19 में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी अब आपको पता है, इसलिए इसको ऐसे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप कंफ्यूज होगे ही होगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि किस तरीके से आपको देखना है कौन से ईयर में क्रिएशन हो रहा है डीआरआई का और फिर इनकैश हो रहा है। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकैश हो रहा है और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में भी रिडीम कर रही है कंपनी,
तो आप उस ईयर को जिस ईयर में रिडीम कर रही है नेक्स्ट ईयर में, तो उसकी डीआरआई की एंट्री आप करंट ईयर में नहीं शो कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां इन कैश की एंट्री आ गई। ये छोटा सा ट्रिक है जो कि बुक्स में मेंशन नहीं है, पर उनने क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि क्या करना है, ऐसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो हर चीज को अब याद करने की, मगअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट विल बी इनकैश्ड इन द ईयर इन विच दे आर क्रिएटेड। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये लॉजिक तो आपको पता ही है। क्या होगा कि भाई 18 का हमने डीआरआई क्रिएट किया 17 में, तो 18 में आ गई इन कैश की एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआई अकाउंट। क्लियर? 19 में कोई एंट्री हुई नहीं, तो सॉरी, तो इसको हम 19 ना करके सिर्फ 20 करेंगे। ठीक है, और 20 का हमने 19 में क्रिएट कर लिया था, तो 20 में इन कैश हो जाएगा, तो 20 में भी इन कैश की एंट्री आ जाएगी। इज इट क्लियर? डीआरआई का कंसेप्ट इन तीनों केसेस में आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के इंस्टॉलमेंट्स पूछ रही, किस तरीके के इंस्टॉलमेंट्स पूछ रही है कंपनी, और हमें क्या चीजें देखनी है और अकॉर्डिंगली डीआरआई हमें कब मेंटेन करना है। क्लियर? और आखिरी का जो पार्ट है, दैट इज डीआरआर इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। ये तो वही रहेगा। डीआरआर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। डीआरआर बहुत सीधी सादी चीज है कंपेयर टू डीआरआई। अगर हम देखें तो डीआरआर ज्यादा हमें परेशान नहीं कर रहा है इस केस में, इंस्टॉलमेंट्स वाले मेथड में, क्योंकि हर साल यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ भी ट्रांसफर, मतलब इररिस्पेक्टिव कोई सा भी ईयर हो, आपको डीआरआर का अमाउंट तो ट्रांसफर करना ही करना है। क्लियर? बाकी डीआरआई में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो आपको ये देखना है क्वेश्चन किस तरीके का है। इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आ गया तो आपका लक है। ठीक है, और अगर हमें फिर सेकंड पॉइंट ये देखना है कि किस तरीके की इंस्टॉलमेंट्स हैं। थर्ड पॉइंट ये देखना है कि कंपनी किस साल से रिडीम करना स्टार्ट कर रही है। क्लियर? और फिर अकॉर्डिंगली हमें डीआरआई की एंट्रीज करनी है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट, ये फंडा समझ में आ गया होगा रिडेम्पशन का। आज हमने डिस्कस किया इंस्टॉलमेंट्स वाला पार्ट। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस दी लमसम पेमेंट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। बेसिकली जो भी जर्नल एंट्रीज आप याद करेंगे ये उन्हीं के बेसिस पर है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया रहता, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट दिया रहता है किसी किसी क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट मिला हमें, डीआरआई पे एडिशनल इंटरेस्ट मिला कंपनी को, तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है। उस इंटरेस्ट में अगर टीडीएस कट रहा है तो उसकी एक दो एडिशनल एंट्रीज आ सकती हैं। अदरवाइज ये लमसम वाला पार्ट है, ये बहुत आसान होता है। तो ट्रिकी पार्ट जो था वो मैंने आपको आज अच्छे से समझा दिया। मैंने कोशिश की है कि मैं एक टेबल बनाऊं और हर एक क्वेश्चन को लिख के उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से ईयर में क्या होता है, क्यों होता है। सो अगर आपको ये टेबल कॉपी करना है तो ये भी आप कॉपी कर सकते हैं। एंड ये आई एम श्योर ये टेबल अगर आप इस चीज़ को रोज़ रोज़ रिवाइज करेंगे, रिडेम्पशन जब आपका ये चैप्टर चल रहा होगा और आप इस टेबल को टैली करेंगे तो यू वोंट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड एनी टाइम। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप खुद भी अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इसके पीछे के क्वेश्चंस के पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रेफर करना है, यू कैन ड्रॉ ऑन योर ओन अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ क्लियर अभी भी नहीं हुई है और ये चीज़ रह गई है जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए थी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बता सकते हैं और हम अपकमिंग वीडियोज़ में वो टॉपिक ज़रूर कवर करेंगे। एंड दिस पार्ट इज़ completed. In the next lecture we will discuss the lump sum part and hopefully after 1 or 2 lectures आपका redemption of debentures chapter भी complete हो जाएगा। See you in the next lecture. So students, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें and do subscribe to my channel. See you in the next lecture.